हेलो, दिस इज़ अविनाश और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल इनारा में, जहां पर हम क्या करते हैं, फ़िज़िक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसी आसान बनाने की कोशिश में हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हर एक चैप्टर को, फिज़िक्स के जो चैप्टर्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में हम अभी बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन के ऊपर। ग्रेविटेशन पे हमने 1-2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, ये उसी सीरीज़ का अगला लेक्चर है। ठीक है, अच्छा, अब आज वाले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, तो आज वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए है, और अगर आप क्लास 11th 12th भी पास कर लिया, उसके बाद अगर आप देख रहे हो, तब आप इसको ओवरऑल एग्जाम के लिए ले सकते हो। तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ तक क्लास 11th के स्टूडेंट्स को देखना है और कहाँ के बाद वो क्या हो जाएगा, जनरल कंपटीशन के लिए हो जाएगा, तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए हम क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड, हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। अब ग्रेविटेशनल फील्ड को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ नहीं, न्यूटन्स लॉ के बारे में बात करते हैं। हमने न्यूटन्स लॉ में क्या पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक का मास है कैपिटल एम और दूसरे का मास है स्मॉल एम, और इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उनके बीच का जो दूरी है, उस दूरी का वैल्यू कितना है, स्मॉल आर। तो अगर मुझे इन दोनों फोर्सेस के बीच में, इन दोनों मासेस के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखना होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का वैल्यू जो लिखना होता है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं, याद करेंगे वेक्टर फॉर्मेट आपको सिखाया गया था। वेक्टर फॉर्मेट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में इन दोनों मासेस के बीच के फोर्स को लिखोगे, तो द फॉर्मूला वाज माइनस कैपिटल जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर। अब यहां पे लिखते थे आर वेक्टर और यहां पे होता था मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। अभी आर वेक्टर क्या था सर, तो ये जो आर वेक्टर हम यहाँ पे यूज करते थे वो क्या होता था, जिस पे भी नेट फोर्स कैलकुलेट करना होता है, मान लो अगर इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इसको और इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर सच दैट उस वेक्टर का एरो किसके तरफ हो जाए, जिस पे भी नेट फोर्स कैलकुलेट करना है उसके तरफ उस वेक्टर का एरो हो जाए। तो इस आर वेक्टर को, यहां से यहां वाले वेक्टर को ही हम क्या लिखते थे, आर वेक्टर। तो माइनस कैपिटल जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जब भी वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो ये माइनस लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आर वेक्टर, मैंने आपको बताया था ना कि ये R12 R21 के तामझाम को अगर हटाना है तो आप क्या करोगे, एक सिंपल सा जनरलाइजेशन याद रखोगे। अब जनरलाइजेशन क्या मैंने बोला था, जिस पे भी नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, एरो का पोजीशन उसके तरफ दिखा दो। ठीक है, अब सोर्स मतलब दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है वही क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। बस ध्यान ये रखना है, जिस पे भी नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, आर वेक्टर का डायरेक्शन उसी के तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, आर वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट किया था। ठीक है सर, अच्छा, अब अगर आप ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, ठीक है, कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों मासेस पे डिपेंड कर रहा है। कैपिटल एम पे भी डिपेंड कर रहा है, स्मॉल एम पे भी डिपेंड कर रहा है। अब यहां पे ऐसा मान लो कि ये जो कैपिटल एम है, सपोज मैं इसको बोल रहा हूं सोर्स मास, मैं इसको नाम रख रहा हूं सोर्स मास, और ये जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम का मैं नाम रख रहा हूं टेस्ट मास। अब ये समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों रखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सोर्स मास और टेस्ट मास दोनों की प्रॉपर्टी है। ठीक है सर,
मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जिससे मुझे सिर्फ सोर्स मास की प्रॉपर्टी मिले। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा जो इक्वेशन आ रहा है उसमें सोर्स मास भी रहे, टेस्ट मास भी रहे। मतलब मैं एक ऐसा इक्वेशन चाहता हूं जो सिर्फ सोर्स मास पे डिपेंड करे, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी मास, तुमने सुना होगा कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और अगर कोई एस्टेरॉइड या कोई सैटेलाइट अगर उसको अर्थ के अबाउट घूमना होता है तो उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही बात है। तुम ऐसा समझ लो, क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, एक मैग्नेट जो होता है वो अपने चारों तरफ एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या एक स्पेस क्रिएट करता है जहां पे उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और उस एरिया या उस स्पेस को या उस वॉल्यूम को ही हम क्या कहते थे, मैग्नेटिक फील्ड कहते थे। उसी तरह से मैं यहां पे डिफाइन करने वाला हूं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे डिफाइन करोगे सर, तो हर एक सोर्स मास का अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है या एक वॉल्यूम है जहां पे वो क्या कर सकता है, अपने इन्फ्लुएंस को फील करा सकता है। मतलब जहां पर उस सोर्स मास के कारण कोई दूसरा मास फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो उस आसपास के रीजन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो ये ग्रेविटेशनल फील्ड ना बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो है जैसा क्या होता है, जैसा मूवीज में दिखाते हैं कि दो क्रिमिनल्स का ग्रुप है, तो सपोज क्रिमिनल ए का एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस यहां पर है, क्रिमिनल बी का एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस यहां पर है। अब जो क्रिमिनल ए है इसका इन्फ्लुएंस जो इस रीजन में है, इस क्रिमिनल ए का इन्फ्लुएंस ये बी वाले रीजन में नहीं रहेगा। बी वाले रीजन में कोई और डॉन है भाई साहब, किसी और का बोलबाला है। तो जिस तरह से एक जो विलन होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, या पॉलिटिशियंस में भी अगर आप देखोगे तो जैसे अलग अलग पार्टीज जो रीजनल पार्टीज हैं उनका इन्फ्लुएंस कुछ सर्टेन रीजन में है। मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, बीजेपी इज अ वेरी बिग पार्टी नाउडेज, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तुम अगर वेस्ट बंगाल में चले जाओगे तो वहां पे दीदी का खेला होबो, दीदी इज वेरी फेमस देयर। तुम अगर इधर महाराष्ट्र में आ जाओगे तो वहां पे द ठाकरेज आर इन पार, ठीक है। तो मैं अब ठाकरे का जो पार महाराष्ट्र में है वो ममता दीदी वाले स्टेट में नहीं हो पाएगा। उसी तरह तुम अगर राजस्थान में आ जाओगे तो कांग्रेस इज इन पार। तो जो होल्ड वहां पे राजस्थान में कांग्रेस का है वो होल्ड यूपी में नहीं है, यूपी में बीजेपी इज इन पार। तो तुम देख रहे हो कि हर एक पार्टी का अपना एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस है जहां पर वो कुछ ज्यादा ही दमदार है। वैसा ही क्या होता है, कोई भी मास क्या करता है, अपने चारों तरफ एक एरिया और एक फील्ड बना लेता है। अब ये फील्ड जो है वो ऐसा रीजन है जहां पर उस मास का इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है। तो दिस एरिया और दिस वॉल्यूम और दिस स्पेस इज ओनली नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करने का एक और रीजन क्या है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हो ना, वो सोर्स मास की भी प्रॉपर्टी है और टेस्ट मास की भी प्रॉपर्टी है। अब मैं कुछ ऐसा इक्वेशन चाहता हूं जिससे मेरे पास सिर्फ सोर्स मास की जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन हो सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, देखो ऐसा करने वाले हैं। ये जो टेस्ट मास है, अब मैंने सोर्स मास इसको रखा, सोर्स मास मतलब जिसका फील्ड आप एनालाइज करोगे वो सोर्स मास है, और जो फील्ड को चेक करेगा उसको क्या बोल देंगे, टेस्ट मास बोल देंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस स्मॉल m को, ये जो टेस्ट मास है उसको अगर नीचे लाके डिवाइड कर दूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड डिवाइडेड बाय m इज माइनस में कैपिटल G सोर्स मास r वेक्टर मॉड ऑफ r वेक्टर क्यूब। अब तुम इक्वेशन के राइट हैंड साइड को देखो, अगर आप इक्वेशन के राइट हैंड साइड को देखोगे तो यहां पे सिर्फ सोर्स मास की प्रॉपर्टी दिख रही है। तो अब ये सिर्फ सोर्स मास की प्रॉपर्टी है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। किसका ग्रेविटेशनल फील्ड, तो सोर्स मास का ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट मास
पर यूनिट टेस्ट मास, इसी को हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ईजी वेक्टर। ईजी वेक्टर का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ईजी वेक्टर मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड। किसका ग्रेविटेशनल फील्ड? सोर्स मास जो था उसका ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो हम क्या लिखेंगे, वो हो जाएगा माइनस में कैपिटल जी एम आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन याद रख सकते हो, ठीक है। तो आप एक तो पहले ये समझना कि ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या। तो सोर्स मास के आसपास का रीजन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड का हर एक पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो, इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। इंटेंसिटी मतलब कि उस मास का कितना इन्फ्लुएंस किस पर्टिकुलर सेपरेशन पे होगा, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसको आप बोल दो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, अलग अलग पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, अगर मेरे को वो फाइंड आउट करना है ना, तो क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे यहां पर इस वाले पॉइंट पर इस सोर्स मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता, तो आप क्या करोगे, मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि जहां पर भी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, वहां पर आप एक टेस्ट मास लाके रख दो। जैसे मान लो यहां पे मेरे को फाइंड आउट करना था, यहां पे मैंने एक टेस्ट मास लाके रख दिया। अब टेस्ट मास जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस सोर्स मास के कारण, टेस्ट मास जो भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस सोर्स मास के कारण, इस टेस्ट मास ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया उस फोर्स को उस टेस्ट मास के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दो। तो देखो फोर्स को टेस्ट मास के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या हो जाएगा, इस सोर्स मास का ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि सर अगर m से डिवाइड ही करना है, अगर m से डिवाइड ही करना है फोर्स को, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अगर ये सोर्स मास का वैल्यू 1 kg हो जाए, अगर ये सोर्स मास का वैल्यू 1 kg हो जाए, तो सॉरी टेस्ट मास का वैल्यू, अगर ये टेस्ट मास का वैल्यू 1 kg हो जाए, तो सोर्स मास के कारण उस 1 kg वाले मास पे जो भी नेट फोर्स होगा वही क्या होगा, उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू होगा या इंटेंसिटी होगा। तो अब याद क्या रखना है, मास के आसपास का रीजन इज ग्रेविटेशनल फील्ड, उस ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इंटेंसिटी है या वैल्यू है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो रहा है। तो सर फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो जहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करने को बोला जाए ना, दो तरीके हैं, अब जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर लो। दो तरीके हैं, क्या है सर, पहला तरीका है जहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी जाननी है किसी सोर्स मास के कारण, वहां पे एक टेस्ट मास लाके रख दो। अब टेस्ट मास जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको क्या कर दो, उसी टेस्ट मास से डिवाइड कर दो। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास पर यूनिट टेस्ट मास इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज ऑफ सोर्स मास। एक तो ये आप बोल सकते हो, या सर अगर मास से डिवाइड ही करना है तो हम क्या करते हैं ना, जहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी अपने को जाननी है वहां पे क्या करते हैं, 1 kg के मास को लाके प्लेस कर देते हैं। अब 1 kg का मास जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जैसे इस वाले इक्वेशन में देखो, अगर आप m को 1 रख दोगे तो यही तो मिलेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी सेपरेशन r फ्रॉम सोर्स मास। तो जहां पे भी अपने को फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है सर, वहां पे 1 kg का मास लाके रख दो। 1 kg का मास जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज ओनली द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो आई होप ये ग्रेविटेशनल फील्ड का कहानी समझ में आया होगा। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर फॉर्मेट में है। अगर सर मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड जानना है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड जानना है तो डेफिनेशन क्या बोलता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Eg का वैल्यू जो हम लिखेंगे, Eg का वैल्यू जो हम लिखेंगे वो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे, माइनस कैपिटल G मास ऑफ सोर्स टेस्ट मास डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर पर यूनिट टेस्ट मास। टेस्ट मास से टेस्ट मास गायब हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो
इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो हो जाएगा -G M / R²। अब तुम बोलोगे सर ये माइनस क्या कर रहा है यहाँ पे, सर आपने ये माइनस क्यों लिखा? तो तुम देखो ये ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी भी तरह का फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, डेफिनेटली अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो Gm/R² होगा। तो फिर ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है कि वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स द सोर्स मास होता है। जैसे इस सोर्स मास का अगर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो हमेशा क्या होगा, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स मास होगा। ये हमेशा देखो आर वेक्टर क्या करते हैं, जहां पे फोर्स कैलकुलेट करना होता है उसके तरफ पोजीशन कर देते हैं, ये आर वेक्टर होता था। अब ये आर वेक्टर के ऑपोजिट है क्या? देखो आर वेक्टर इस यहां पे अगर आप 1 यूनिट का मास रखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होता, मतलब फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होता, मतलब जो आर वेक्टर है जिस पे भी फोर्स कैलकुलेट करना होता है उसकी तरफ पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। तो आर वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट है, इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो ये मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड समझाने की कोशिश की थी कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता कैसे है और ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या करनी है, कैसे फाइंड आउट करनी है। तो ये कहानी है जिससे आप क्या कर पाओगे, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर पाओगे। अब हम क्या करते हैं, दो बातें याद रखेंगे सर, एक तो वेक्टर फॉर्मूला और एक जो सिंपल मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है वो। तुम चाहो तो ये मैग्नीट्यूड वाला जो फॉर्मूला था उसमें Gm/R² भी लिख देना, माइनस को भूल भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक एक तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे तो आपको शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए। अभी के लिए बस इतना जान लो कि मास के आसपास का रीजन जो है उसी को हम क्या बोल रहे हैं सर, उसी को हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और उसको फाइंड आउट करना है, उसको फाइंड आउट करना है मतलब उसकी इंटेंसिटी जाननी है। तो जहां पर भी इंटेंसिटी जाननी है वहां पे 1 kg का मास लाके प्लेस कर दो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन ना तुम अगर क्लास 11th वाले हो तो ऐसे क्वेश्चन तुम फ्यूचर में क्लास 12th में भी देखोगे, और अगर तुम क्लास 12th या ड्रॉपर बैच वाले हो तो तुम यहाँ पे क्या कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि सर हाँ सर ऐसा कुछ तो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में भी सीखा था। क्वेश्चन क्या है, सपोज हमारे पास दो मासेस है 9m 4m, हमारे पास दो मासेस है 9m 4m, और इन दोनों मासेस की बीच की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल d की। 9m 4m और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, स्मॉल d की दूरी है। अब ये बोला गया है कि अगर दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, तो पूछा गया है कि फाइंड अ पॉइंट बिटवीन A एंड B, फाइंड अ पॉइंट बिटवीन A and B, find a point between A and B such that gravitational field at that point is 0। ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूं, अगर मैंने क्वेश्चन सही से नहीं लिखा है तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि पॉइंट ए पर एक 9m का मास रखा हुआ है, पॉइंट बी पे एक 4m का मास रखा हुआ है। ए और बी के बीच का जो गैप है वो स्मॉल d का है, और ये बोला गया है कि ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर क्या हो, नेट फील्ड 0 हो जाए। अब देखो ये तुमको याद होगा कि ग्रेविटेशन में जब हमारे पास सिस्टम में दो से ज्यादा मासेस हो जाते थे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करना पड़ता था। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर फोर्सेस में वैलिड था तो फील्ड भी क्या है, फील्ड भी अगर तुम सोचोगे तो 1 kg का मास जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वही तो फील्ड है। तो अगर फोर्स में वो वैलिड था मतलब फील्ड में भी वैलिड होगा। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया इसका मतलब क्या है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अपन ट्राई करके देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि 9m 4m और बीच में कहीं पर एक पॉइंट ढूंढो जहां पर नेट फील्ड 0 है, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, यहां पे जो नेट फील्ड है वो 0 है, ठीक है। ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है, पॉइंट P, जहां पर नेट फील्ड क्या है, 0 है। अच्छा, और ये A से कितने दूरी पर ये पॉइंट P मिला अपने को, तो कुछ तो x की दूरी पर ये पॉइंट मिला। अभी x का वैल्यू अपने को जानना है, ठीक है।
तो अगर पॉइंट पी पर मेरे को पॉइंट पी पर क्या करना है, नेट फील्ड कैलकुलेट करना है। अब मैथमेटिक्स क्या बोलता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जहां पर भी नेट फील्ड फाइंड आउट करना है वहां पे सर एक 1 kg एक यूनिट मास को लाके प्लेस कर देना है। अब ये 1 kg अगर मेरे को पॉइंट पी पे बोला गया है कि नेट फील्ड 0 चाहिए, मतलब 1 kg पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर 1 kg पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा तभी हम क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट पी पे जो नेट फील्ड है वो 0 होगा। अच्छा, अब 1 kg जो टेस्ट मास ये मैंने अपनी मर्जी से रखा है, ठीक है। तुम 4 kg 10 kg 20 kg 1000 kg कुछ भी रखो, आंसर उस पर डिपेंड नहीं करेगा तुम, क्योंकि अपन जब फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास होता है। तो टेस्ट मास के मैग्नीट्यूड पे तुम्हारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ है वो नहीं डिपेंड करेगा। टेस्ट मास तुम 1 kg रखो, 10 kg रखो, 1000 kg रखो, इन्फिनाइट kg रख दो, कुछ भी रख दो, तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड है ग्रेविटेशनल फील्ड का दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट मास, ठीक है। ओके, अब ये 1 kg वाले मास पे हम क्या करते हैं, फोर्सेस फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 9m वाला जो मास है वो क्या करेगा, इस 1 kg वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे। बिल्कुल सही सर, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। इनमें कोई लड़ाई वाली बात होती नहीं है, हमेशा ये लोग प्यार ही कर रहे हैं, ठीक है। 9m और 1 kg वाले ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आप देखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन दिस डायरेक्शन। 4m वाला जो मास है वो 1 kg वाले ऑब्जेक्ट को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 kg वाले ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। और अगर मेरे को 1 kg वाले ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 चाहिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 9m जितना फोर्स 1 kg वाले पे इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, 4m 1 kg वाले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपना काम बन जाएगा। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, अपन को क्या करना है, अपन को फाइंड आउट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी अपने को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ 9m मास, ठीक है, प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ 4m मास, और दोनों को वेक्टरली ऐड करना होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है सर। ओके, फिर अगर आप देखोगे इन दोनों को वेक्टरली ऐड करना है। अब वेक्टरली ऐड करना है, एक वेक्टर अगर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, मतलब दोनों के बीच का वेक्टर एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर वेक्टर एंगल 180 डिग्री होता है तो सिंपली वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फर्स्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस सेकंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके कारण यहां पे फील्ड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल G, मास ऑफ फर्स्ट इज 9m, ठीक है। 1 kg वाले ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वही कैलकुलेट करना है, या आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लो। फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी सोर्स मास है डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। तो सेपरेशन कितना है सर, x का स्क्वायर है। सर यहाँ पे माइनस पुट करेंगे क्या, तुम्हारी मर्जी है। अब मैग्नीट्यूड खेल रहे हैं, माइनस मत पुट करो, चलेगा। माइनस अगर पुट भी कर दोगे तो माइनस का मतलब हो जाएगा कि ये यहाँ पे एरो का हेड होता है उसके जस्ट ऑपोजिट देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैग्नीट्यूड खेल रहे हैं तो माइनस के बारे में बात नहीं करते। यहां पे माइनस लिखेंगे, क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर इधर है और ये वेक्टर इधर है, तो दोनों का वेक्टर अलग अलग है। तो एक को अगर प्लस में रखा है तो दूसरे को माइनस में रखना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले डायरेक्शन को अगर मैंने प्लस मान लिया तो इस वाले डायरेक्शन को अपन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखेंगे, कैपिटल G, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज 4m डिवाइडेड बाय सेपरेशन। अगर यहां से यहां की दूरी x है तो ये बची हुई दूरी d माइनस x होगी। तो दिस कैन बी रिटन एज d माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है सर। फिर क्या कर सकते हैं इसको, अब बीच में माइनस है, इधर 0 है, तो थोड़ा बहुत कलाकारी तो किया जा सकता है। g टाइम्स ऑफ 9m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G टाइम्स ऑफ 4m डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो गायब किया जा सकता है गायब कर दो, जो भी गायब किया जा सकता है।
कैपिटल जी से कैपिटल जी गायब, एम से एम गायब, ठीक है। तो जो भी गायब हो सकता था हमने गायब कर दिया। तो गायब करने के बाद क्या दिख रहा है, दैट इंप्लाइज 9 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 को नीचे ले जाते हैं और बाकी सारे टर्म को उधर ले जाते हैं। ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को उधर ले गए तो x डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है सर, पूरे इक्वेशन में आप क्या कर दो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दो। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स। सॉल्व करोगे अगर इसको तो दिस कैन बी रिटन एज, देखो 3d माइनस 3x, 3d माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, माइनस 3x अगर उधर भेज दिया जाए सर तो 3d इज इक्वल टू 5x। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ जाएगा 3d डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से यहां की जो दूरी आ रही है दैट इज 3d बाई 5। अब अगर पूरी दूरी d की थी उसमें ये 3d बाई 5 हो गया तो ये जो बची हुई दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2d बाई 5 की। अब एग्जाम में आपको क्या करना है, जब भी आप आंसर फाइनल आंसर टिक करो ना तो दिमाग और आंखें खुली होनी चाहिए। क्यों सर, क्योंकि एग्जाम में वो क्या करते हैं, वो ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछ लेंगे कि 3d बाई 5, वो क्या बोलेंगे 3d बाई 5 फ्रॉम 9m, 3d बाई 5 फ्रॉम 4m, 2d बाई 5 फ्रॉम 4m, 2d बाई 5 फ्रॉम 9m। तो अब तुमको ध्यान रखना होगा कि किसको रेफरेंस ले रहे हैं। अगर मैं 9m को रेफरेंस लूं तो ये जो पॉइंट P का लोकेशन है वो 9m से 3d बाई 5 पे है, लेकिन अगर मैं 4m को रेफरेंस लूंगा तो 3d बाई 5 आंसर होगा क्या, नहीं। तो अगर ऐसा ऑप्शन गिवन है कि पॉइंट P इज एट 3d बाई 5 सेपरेशन फ्रॉम 4m मास, तो आंसर सही होगा गलत होगा, तो वो गलत हो जाएगा भाई साहब। 4m से दूरी कितनी है, 4m से जो दूरी है वो 2d बाई 5 की है। अच्छा, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब कुछ बातें जो इस वाले क्वेश्चन में आपको याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए, तुम अगर देखोगे मेरे को यहां पे चाहिए था नेट फील्ड 0, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे यहां पे नेट फील्ड 0 चाहिए तो इसके कारण भी फील्ड फाइंड आउट किया, इसके कारण भी फील्ड फाइंड आउट किया, दोनों को वेक्टरली ऐड करके 0 से इक्वेट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब तुम अगर देखोगे तो सर मास का मैग्नीट्यूड 9m का ज्यादा है और 4m का जो मास है वो कम है। तो अगर 4m का मास कम है, 4m का मास कम है और अगर 4m के कारण यहां पे जो फोर्स है या फील्ड है, जितना 4m के कारण 1 kg वाला मास यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना ही फोर्स 9m के कारण 1 kg वाले पार्टिकल को फोर्स एक्सपीरियंस करना है। तो अगर इसके कारण का फोर्स और इसके कारण का फोर्स सेम होना चाहिए और मेरे को पता है सर इसका मास ज्यादा है, तो डेफिनेटली इन दोनों का जो गैप होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि फोर्स ना दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करता है जो न्यूमरेटर में जाता है, और एक डिपेंड करता है सेपरेशन के स्क्वायर पे जो आता है डिनोमिनेटर पे। तो अगर दो मासेस के कारण किसी एक मास पे नेट फोर्स सेम लाना है और दोनों मासेस का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, जैसे देखो यहाँ पे एक 9m एक 4m है, तो अगर 9m के कारण यहाँ पे फोर्स और 4m के कारण यहाँ पे फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का चाहिए तो वो तभी पॉसिबल होगा जब 9m से इस 1 kg वाले की दूरी जो होगी वो ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि सर ऊपर तुम देखो न्यूमरेटर तो कितना हो गया 9m इंटू 1 हो गया। अब न्यूमरेटर अगर 9m इंटू 1 हो गया और इसका न्यूमरेटर कितना होगा 4m इंटू 1 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड को सेम रखना है तो उसको बाकी को कौन हैंडल करेगा, उस बाकी को हैंडल करेगा यहां से यहां का सेपरेशन। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे ना, अब इस तरह के क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी मिलेंगे। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी मिलेंगे, वहां पे भी बेहतरीन क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या याद रखेंगे, अगर ऐसा पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट फील्ड 0 है तो क्या करना है, पहले वाले के कारण फील्ड कैलकुलेट करो, दूसरे वाले के कारण फील्ड कैलकुलेट करो। अगर दोनों ऑपोजिट सेंस में होंगे तभी फील्ड क्या होगा, कैंसिल आउट हो सकता है। तो अगर फील्ड कैंसिल आउट हो सकता है और दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस अगर अलग अलग है तो जो भी बड़ा मैग्नीट्यूड वाला मास है ना, जो भी बड़ा मैग्नीट्यूड वाला मास है
उस बड़े मैग्नीट्यूड वाले मास से पॉइंट P का जो वैल्यू मिलेगा वो ज्यादा दूरी पे मिलेगा, मतलब पॉइंट P जो है वो छोटे मास वाले के पास ज्यादा मिलेगा। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इस तरह से अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फील्ड का क्वेश्चन। ओके, और कैसे क्वेश्चन आएंगे सर ग्रेविटेशनल फील्ड पे? तो और कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा बहुत वो वेक्टर वेक्टर लगा के क्वेश्चन बनाते हैं। कैसा क्वेश्चन बनाएंगे तो ध्यान से देखते हैं। आई होप ये कहानी समझ में आई होगी विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन ना भाई, क्वेश्चन बतेरे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। कोई बोले कि सर कितने क्वेश्चन बनाने से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, अगर कोई ऐसा बोलता है तो इसका कोई आंसर नहीं है भाई साहब। कुछ ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिनको ऑब्जर्वेशन पावर अलग ही लेवल का है। तो जिनको ऑब्जर्वेशन पावर अलग ही लेवल का है ना, वो क्या करते हैं, क्लासरूम में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसको अच्छे से देखते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन उन्होंने खुद से लगा लिया, थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इतना उनके लिए काफी हो जाता है कि वो एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर ले। तो कुछ स्टूडेंट को ऐसा होता है, सारा गेम जो है वो कॉन्फिडेंस का है। अब तुमको लगता है कि सर मेरे को 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो ठीक है, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ठीक है, लेकिन इस तरह के स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। मतलब इस तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंतजार नहीं करते, वो अपनी पढ़ते हैं, उनके लिए लेक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तो आता ही भाई पहले से, उनको हमारी जरूरत नहीं है कभी। जो ऐसे स्टूडेंट है, जो एवरेज हैं, जो करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह का लेक्चर है। अब तुम बोलोगे सर मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करूं सर, अगर मैं एवरेज हूं और मेरे को इस टॉपिक में नॉलेज चाहिए, ऐसा नॉलेज कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ गया अपन छोड़ेंगे नहीं, अपन एक ट्राई तो जरूर करेंगे। मेरे को अगर ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए तो कितने क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे? तो आप पहले क्या करो ना, जो भी तुम्हारा प्रोवाइडेड मटेरियल है, जो भी तुम्हारा मटेरियल होगा, तुम XYZ कोचिंग में होगे, तुम XYZ टीचर से पढ़ते होगे, जो भी तुम्हारा मटेरियल तुम्हारे टीचर ने प्रोवाइड किया है, तुम एक बार तो उसको जरूर सॉल्व करो। ठीक है, पहले क्या करो, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। फिर अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर पूरा तो नहीं सॉल्व हुआ, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस मैंने सिर्फ 25 ही सॉल्व कर पाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम क्या करो, एक बार रिवीजन करो, फिर वापस से नोट्स बना लो, नोट्स को वापस से रिवाइज करो, देखो कुछ कंसेप्ट मिस हुआ है क्या। अगर कुछ कंसेप्ट मिस हुआ है तो ठीक है, उसको अगली बार जब स्क्रूटनी करोगे तो अगली बार फिर सॉल्व करो, तो तुम देखोगे तुम 25 से तुम 50 में पहुंच गए हो। फिर अगर लग रहा है कि नहीं सर अभी भी मेरे को वो 100% नहीं हुआ है, तो अब क्या करेंगे, अब वापस से क्या करना है, वापस से अपन जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जो बुक में या कहीं पर भी जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको मिले या जो तुम्हारे टीचर ने सॉल्व कराया है, वो सारे एग्जांपल्स को एकदम खतरनाक लेवल से सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसा सोचेंगे कि भाई ये जो टीचर ने कराया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न को याद कर लेते हैं। तुम जब ऐसा कर लोगे तो तुम देखोगे 75-80 क्वेश्चंस हो गए। कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे तो उसको उस समय के लिए छोड़ दो, अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं उस समय के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवीजन करोगे ना तब वो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी रखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर, बस रुकना नहीं है, सीखते जाना है, सीखते जाना है, पढ़ते जाना है, जब तक जान है तब तक सीख रहे हैं, तब तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जिस दिन क्वेश्चन सॉल्व करना बंद कर देंगे समझ लेंगे कि भाई कहानी खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि हमारे पास दो मासेस है, कितना 3m, ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 3m मास इज लेट अस अज्यूम 1 0 2, ठीक है, एंड अनदर मास इज 4m and the coordinate at which this 4m mass is kept is 2, 3, -1। अब ये बोला गया है because of this 3m mass and 4m mass, इस 3m mass और 4m mass के कारण you have to find gravitational field at a point P। इस 3m और 4m के कारण पॉइंट P पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है। और इन्होंने क्या किया है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बता दिया है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है सर, 0, -1, 0, ऐसा कुछ बता दिया है। कुछ भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, अपन को उससे परेशान नहीं होना है। तो अब अगर मुझे पॉइंट P पे नेट फील्ड कैलकुलेट करना है, अगर मुझे पॉइंट P पे नेट फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं वेक्टर एडिशन लिखूंगा। मैं लिखूंगा पॉइंट P पे नेट फील्ड बिकॉज ऑफ 3m मास, मैं इसको वेक्टर में लिख रहा हूं, प्लस
पॉइंट P पे नेट फील्ड बिकॉज ऑफ 4m मास, इसको भी अपन ने क्या किया, वेक्टर में लिखा। वेक्टर में क्यों लिखा, क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेट दिखे ना तो समझ जाना कि वेक्टर फॉर्मेट यूज करना है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं बता रहा, ये ग्रेविटेशन में भी काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में काम आएगा, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को याद रखना है कि कोऑर्डिनेट दे दिया मतलब वेक्टर फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है सर। तो अगर पॉइंट P पर नेट फील्ड कैलकुलेट करना है तो कैसे लिखते हैं, माइनस में कैपिटल G, मास ऑफ सोर्स मास कितना है 3m डिवाइडेड बाई r वेक्टर इनटू मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब, ठीक है। अब r वेक्टर का मतलब क्या होता है, जहां पे भी नेट फील्ड कैलकुलेट करना है सोर्स मास से उस पॉइंट P को ज्वाइन कर दो। तो देखो ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, और इस r वेक्टर का हेड कहां पे रखना होता है, तो जहां पे भी नेट फोर्स कैलकुलेट करना होता है r वेक्टर का हेड वहीं पे रख रहे हैं। और जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वहां पे आप 1 kg रख दो। 1 kg का मास जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही तो इंटेंसिटी होता है सर। मतलब इस 3m के कारण r वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, ये r वेक्टर हो गया। और ये 4m के कारण जो है, मान लो उसको मैं लिख दे रहा हूं r डैश वेक्टर, तो r डैश वेक्टर ऐसा कुछ होना चाहिए। अब कैपिटल G 3m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट r वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब। ये फर्स्ट वाले टर्म को मैंने लिखा ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ 3m मास, प्लस इसके कारण अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कैपिटल G मास इज 4m r डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय r डैश वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब बहुत ही आसान है r वेक्टर सॉल्व करना, r डैश वेक्टर सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P माइनस कैपिटल G 3m। अब r वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए ना आपको याद रखना होगा, क्या करते हैं, जहां से स्टार्ट किया, ये यहां से स्टार्ट किया और पहुंचना पॉइंट P पे, तो r वेक्टर कैसे लिखना है, तो जहां पे पहुंचना है उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस जहां से स्टार्ट किया। 0 पे पहुंचना था, स्टार्ट कहां से किया 1। अब अगर x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करोगे तो एंड में i कैप लिख देना, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करोगे तो एंड में j कैप लिख देना, कि z एक्सिस के कोऑर्डिनेट के बारे में बात करोगे तो लास्ट में क्या करना, k कैप लिख लेना। तो ध्यान से देखो, 0 पे पहुंचना है, स्टार्ट किया था 1 से, तो ये क्या लिखेंगे, ये r वेक्टर का वैल्यू लिख रहे हैं, कहां गया, ये r वेक्टर का वैल्यू लिख रहे हैं, जहां पर पहुंचना है उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस जहां से स्टार्ट किया। अगर x के कोऑर्डिनेट चल रहे हैं तो i कैप लिख देंगे, ठीक है। ये मैं r वेक्टर ना अलग से फाइंड आउट करता हूं, फिर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। r वेक्टर कैसे लिखेंगे सर, 0 माइनस 1 i कैप प्लस माइनस 1 माइनस 0 j कैप प्लस 0 माइनस 2 k कैप। तो r वेक्टर सॉल्व करने के बाद कितना दिख रहा है सर, यहां से माइनस i कैप आएगा, यहां से माइनस j कैप आएगा, और यहां से माइनस 2k कैप आएगा। दिस इज योर r वेक्टर, ठीक है, ये r वेक्टर हो गया। उसी तरह से अगर मुझे r डैश वेक्टर लिखना होता तो r डैश वेक्टर कैसे लिखेंगे, पहुंचना 0 पे है, स्टार्ट किया था 2 से, तो 0 माइनस 2 i कैप प्लस माइनस 1 माइनस 3 j कैप प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 1 k कैप। इस तरह से अपन ने लिख दिया। अब जो भी वैल्यू मिला है वो रख दो यहां पे। तो r वेक्टर का वैल्यू कितना आया, r वेक्टर इज मैं सबसे माइनस बाहर निकाल लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 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 अगर सबसे बाहर निकालूंगा तो ये जो बाहर में माइनस बैठा था वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर और सबका रूट ओवर। तो i का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर 1 हुआ, j का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1 हुआ, k का कोफिशिएंट 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 और 1 6। तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 6। मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे तो पूरा रूट ओवर चलता है, इस रूट ओवर 6 का क्यूब, ठीक है।
फिर इसको लिखते हैं माइनस जी 4m। r डैश वेक्टर कितना है, देखो यहां पे -2 i कैप है, ठीक है, -2 i कैप -4 j कैप और k कैप। तो इसमें से भी अगर माइनस बाहर निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस k कैप। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा सर, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर है 16, 16 प्लस 4 हो गया 20, -1 का स्क्वायर है 1, 21, तो रूट ओवर 21 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी होगा, अगर ये सॉल्व किया जा सकता है आगे तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं सॉल्व किया जा सकता तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो भी होगा ये तुम्हारा आंसर होगा। तो मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात किया, ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, ये मैंने बताने की कोशिश की है। अच्छा, अब कभी कभी ना आपको वो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या करेंगे, थोड़ा इंटीग्रेशन लगाने के लिए बोलेंगे। अब ये जो इंटीग्रेशन वाले सवाल है ना, ये जो इंटीग्रेशन वाले सवाल है, थोड़ा अगर इंटीग्रेशन से आपको बचना है, अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को इंटीग्रेशन एकदम नहीं अच्छा लगता, सर मेरे को बचना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ फॉर्मूला सिखाए गए थे, वो याद होना चाहिए। अब लोग 11th वाले बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम कहां से जानेंगे। तो मैं एक डेरिवेशन करके बता देता हूं कि कैसे डेरिवेशन किया जाए, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला ही देखेंगे। मैं बाकी के क्वेश्चंस यहां पे डिराइव नहीं करने वाला, क्योंकि ये बाकी का जो फॉर्मूलाज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव करते हैं, अभी डिराइव करने का सेंस है नहीं। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो 11th के लिए होगा। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो मेडिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। मेडिकल के जो बच्चे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं, उनके लिए जरूरत नहीं है। मेडिकल वाले बच्चों के लिए लेक्चर यहीं पे खत्म हो गया भाई। ग्रेविटेशनल फील्ड का जो लेक्चर है मेडिकल वाले बच्चों के लिए खत्म हो गया, स्कूल वाले बच्चों के लिए खत्म हो गया। अब जो है वो एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, मेंस और एडवांस की जो तैयारी करते हैं उसके लिए। फिर मैं कुछ और भी बताऊंगा, लेकिन वो हो जाएगा एडवांस के लिए। एडवांस के लिए मतलब जो क्लास 11 12 का जिनके पास थोड़ा गहन नॉलेज है उनके लिए मैं बात करूंगा। तो पहले एक डेरिवेशन देख लेते हैं, किस तरह से डेरिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मान लो, कंसेप्ट मान लो, जो मर्जी मानना है वो मान लो। क्या है, एक रॉड है अपने पास, ठीक है, एक रॉड है और ये बताया गया है कि दिस रॉड इज ऑफ लेंथ L। ये जो रॉड है वो लेंथ L का है और पूरे रॉड का जो मास है वो है स्मॉल m या कैपिटल M ले लो। पूरे रॉड का जो मास है दैट इज कैपिटल M। अब इस रॉड से क्या करना है, एक एंड पे, रॉड के एक एंड से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर सर, तो रॉड के एक एंड से a दूरी पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है। एक पॉइंट मास रखा हुआ है, या आप समझ लो 1 kg का अगर मास होगा तो फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट मास रखा हुआ है तो फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। एक जैसी क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है, या ऐसा समझ लो कि यहां पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर नेट फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, देखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना एक पर्टिकुलर तरीका होता है। अब तुम बोलोगे सर ये तो भारी दिक्कत हो गई सर, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला सिखाया है वो तो पॉइंट मास के लिए है कि अगर कैपिटल M सोर्स मास है, पॉइंट मास है, और उसके कारण अगर फील्ड कैलकुलेट करना है तो Gm/r² का फॉर्मूला यूज कर रहे थे तो फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहां पे सेपरेशन क्या लेंगे सर, चलो कैपिटल G पता है, मास पता है, सेपरेशन क्या लेंगे सर, A लेंगे, A प्लस L लेंगे, A प्लस L/2 लेंगे, क्या लेंगे सर, ऐसा यहाँ पे तो सेपरेशन अपने को नहीं पता चल रहा है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सारे पॉइंट मास को मिला के जो ऑब्जेक्ट बनाया गया हो, बहुत सारे पॉइंट मासेस को मिला के जो ऑब्जेक्ट बनाया जाए उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट।
अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का तो कोई फॉर्मूला है नहीं सर, तो फिर कैसे काम किया जाएगा? तो हम क्या कर सकते हैं ना, ये एक भाई साहब थे न्यूटन भाई साहब थे, चच्चा बोल दो, भाई साहब बोल दो, इज्जत में जो बोल दो, ठीक है, न्यूटन इज क्लोज टू गॉड। उन्होंने ना मैथमेटिक्स में कैलकुलस सिखाया लोगों को, ठीक है। अब ये कैलकुलस अलग लेवल की चीज है। कैलकुलस जो है अभी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है कैलकुलस। न्यूटन को 1800 वो जो एरा था उसमें उसको समझ में आता था। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि न्यूटन वाज सच अ विजनरी पर्सन, कितना महान वो होगा, कितना विजनरी होगा, किस स्वैग उसका स्वैग का लेवल क्या होगा, ये तुम इमेजिन कर सकते हो। अब उसने ना इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए पूरा कैलकुलस डिजाइन कर दिया। उसने क्या बोला कि ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो इमेजिन करते हैं कि ये जो एल लेंथ का रॉड है या मास है, इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, ऐसा इमेजिन करते हैं। और पॉइंट पी से, अब इसको क्या करते हैं, पॉइंट पी से एक्स दूरी पे जाके, पॉइंट पी से याद रखेंगे, पॉइंट पी से एक्स दूरी पे जाके क्या करना है सर, एक सेक्शन कट करना है ऐसे। अब ये जो सेक्शन हमने कट किया है ये कितने लेंथ का है, तो कुछ तो dx लेंथ का हमने क्या किया है, सेक्शन कट किया है। ये याद रखने वाली बात है, ये न्यूटन भाई साहब ने अपने बुक में लिखा था, ठीक है, न्यूटन ने ही बताया है लोगों को कैलकुलस। तो क्या करते हैं, जहां पे फील्ड कैलकुलेट करना है वहां से x दूरी आगे आके रॉड में एक छोटा सा एलिमेंट हमने कट किया है dx लेंथ का। अब ये dx कितना छोटा है सर, तो dx बहुत छोटा है, अपनी सोच से कई ज्यादा छोटा है, मतलब जितना छोटा हम सोच सकते हैं, जितना छोटा हम सोच सकते हैं उससे कई ज्यादा छोटा है। ओके, अब सर ये तो अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है सर, तो आप तो छोटा छोटा बोल रहे हो, तो बड़ा दिख रहा है बहुत। ये विजिबिलिटी के लिए बड़ा दिखाया गया है, एक्चुअल में बहुत छोटा है। कितना छोटा है सर, पॉइंट मास है ये, इतना छोटा है। अब अपन क्या करते हैं ना, पहले इस पॉइंट मास के कारण, मान लो ये जो dx लेंथ का हमारे पास रॉड है या सेक्शन है, इसके कारण से पॉइंट P पर पहले क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक बार पॉइंट P पर अगर dx के कारण मिल गया ना, तो इंटीग्रेशन करके पूरे के कारण मिल सकता है। कैसे मिलेगा देख लेते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, हम तो फॉर्मूला ये जानते हैं सर कि अगर मुझे पॉइंट P पर फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ dm मास, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सिर्फ, अभी डायरेक्शन का खेल नहीं खेल रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ dm मास। dm मास मैं किसको बोल रहा हूं, इसका, ये जो छोटा सा dx लेंथ है ना, इसका जो मास है, इसका मास हम बोल रहे हैं dm। अब dm की कहानी, dm कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो देखो, अपने को पता है कि जो कैपिटल M मास है वो पूरे लेंथ L में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कैपिटल M जो मास है पूरे लेंथ में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ठीक है सर। इसका मतलब एक यूनिट लेंथ में जो मास है सर, उसको m/L लिख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर 10 मीटर वायर का मास इज 50 kg, तो 1 मीटर वायर का मास कैसे निकालोगे, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो 1 मीटर वायर का मास मिल जाएगा। तो बिल्कुल वैसी ही बात है। तो अगर m mass was distributed evenly on L length of rod, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक यूनिट लेंथ ऑफ रॉड का मास इज कैपिटल M डिवाइडेड बाई L। इसको मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा बोलते हैं, इसको मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया, M डिवाइडेड बाई L। अब अगर मेरे पास एक यूनिट लेंथ का मास m/L है, तो dx लेंथ का मास अगर मेरे को जानना है, तो एक यूनिट के लेंथ का मास अगर m/L है, तो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। इतना सॉल्व कर दोगे तो ये जो dx लेंथ का मास है m/L dx, इसी को हम क्या बोल रहे थे, इसी को हम बोल रहे थे dm। मतलब इस कैलकुलेशन के बाद उस छोटे से एलिमेंट dx का जो मास है dm, दैट इज m/L टाइम्स ऑफ dx, m/L टाइम्स ऑफ dx, ठीक है सर। तो इस dm के कारण मेरे को पॉइंट P पर फील्ड फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, कैपिटल G, आप माइनस अगर पुट करोगे तो माइनस का मतलब हो गया टुवर्ड्स द, ये माइनस नहीं पुट करोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड में खेल रहे हैं। तो कैपिटल G, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सोर्स मास मेरा ये जो मेरा है, मेरा सोर्स मास है, सोर्स मास हो जाएगा m/L dx। कैपिटल G
सोर्स मास डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन कितना है भाई साहब? तो x का स्क्वायर, यहां से यहां की जो दूरी है वो x है, इस पॉइंट मास से यहां की दूरी कितनी है? x। तो अगर इस पॉइंट मास के कारण पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट किया होता तो वैल्यू कितना मिलता? कैपिटल G मास dm का वैल्यू डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या किया? फाइंड आउट किया। ठीक है सर, समझ में आया, चलो ओके। अब इसके कारण अगर मुझे यहां पे मिल गया तो वैसे ही मुझे क्या करना है? मुझे इसके कारण फाइंड आउट करना है। यहां पे सेक्शन होता है, यहां पे सेक्शन, यहां पे सारे सेक्शन के कारण मेरे को फाइंड आउट करना है। अब एक एक करके ऐसा फाइंड आउट करते चलेंगे क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं करने वाले। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। यहां पर क्या करेंगे? एक बार प्यार से बोल देंगे न्यूटन की जय और क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर मेरे को नेट फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, नेट फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट P बिकॉज ऑफ m मास, तो आप क्या कर दो? इसको लिख दो कैपिटल G अपॉन m इंटू L dx अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब स्टार्टिंग में ना सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है लिमिट्स पुट करने में। सर मेरे को ये तो समझ में आता है, मैं इतना कर लेता हूं, सर मेरे को लिमिट्स नहीं रखा जाता। मैं लिमिट्स कैसे रखूं? तो तुम खुद से देखो ना, यहां पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? x का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो x का जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो कितना हो सकता है? a। x का जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो होता है, तो होता a, और x का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो कितना हो जाए? a प्लस एल। तो अगर इंटीग्रेशन x का करना था तो लिमिट्स क्या करेंगे? a से a प्लस एल का रख देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ मास m। अब एक बात जो यहां पे ध्यान रखने वाली है, कहने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन तुम एलिमेंट यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, कहीं पर भी ले लो, सबके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में। तो अगर सबके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में, तो हम क्या कर सकते हैं? सबको ऐड करेंगे। अब अगर सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन एक जैसा है तो उसको तो स्केलर मान के ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? सिंपल इसको इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। तुम बहुत सारे क्वेश्चन में देखोगे जहां पे डायरेक्शन का खेल भी खेलना हो सकता है, तो अभी के लिए उसको नहीं कंसिडर किया जा रहा है। अभी अपन इस सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबके कारण जो फील्ड था उसका डायरेक्शन तो यही था, तो नेट फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। तो इंडिपेंडेंट जो फील्ड है सबको ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे? तो जो भी कांस्टेंट है यहां पे बाहर निकालो। क्या कांस्टेंट है? कैपिटल G मास L कांस्टेंट है सर, बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर और लिमिट इज a प्लस एल dx अपॉन एक्स स्क्वायर। dx अपॉन एक्स स्क्वायर को जब सॉल्व किया जाएगा तो इस तरह का इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। dx अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस में 1 अपॉन एक्स होता है। ये याद इसलिए रखना है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बायो वाले स्टूडेंट हो तो आपको तो इस तरह का इंटीग्रेशन याद रखना होगा, क्योंकि समय समय पर आप देखोगे आपको ऐसा इंटीग्रेशन मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। ठीक है सर, अगर मिलेगा तो याद भी रख लेंगे। हमने क्या बोला, क्या याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज माइनस में 1 अपॉन एक्स। तो सॉल्व करने पे क्या दिखेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P m इज GML माइनस में 1 अपॉन x, माइनस में 1 अपॉन x, सबको सही चल रहा है ना? हाँ, माइनस में 1 अपॉन x और यहां पे a और a प्लस एल, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, हाँ, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ टोटल मास m इज GM, ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं, GM अपॉन L बाहर निकाल दिया। अपर लिमिट इज a प्लस एल, तो 1 डिवाइडेड बाई a प्लस एल माइनस 1 अपॉन a। सॉल्व कर देते हैं सर इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ m, ये हो जाएगा माइनस में कैपिटल GML, ठीक है, या माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन a माइनस a प्लस एल। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, जो अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो जब भी अपने पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक पॉइंट मास नहीं होके एक्सटेंडेड मास हो जाए तो क्या करेंगे? एक्सटेंडेड मास अगर हो जाए तो हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन का हेल्प लेना है। इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। अब अलग अलग क्वेश्चन होंगे, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है, तो वो सब हम देखेंगे। थोड़ा मैं व्हाइट बोर्ड इरेज कर दूं, फिर हम देखते हैं, ठीक है।